हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और एग्जाम के इस 1.5 डे में मैं ये वीडियो लेकर इसीलिए आया बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू गो टू द एग्जाम सेंटर विदाउट रिवाइजिंग द अमेंडमेंट्स। इसीलिए दोस्तों फटाफट से क्या है, आपका भाई रिवाइज करवाने वाला है आपके जीएसटी के अमेंडमेंट्स within less than 1 hour. All you got to do is just listen to me carefully and that's it, you are done. पूरा का पूरा डायग्राम ही आप एनविसाज कर पाओगे, ठीक है। यस, और अगर नींद आ रही है आंख बंद करते तो खुला रख बेटा, क्योंकि डायग्राम आपके सामने होगा, ठीक है। जेन्युइनली अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो नीचे लिख देना जबरदस्त जबरदस्त, ओके। मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा एंड मेरी विशेष आप तक और भी क्या है फटाफट पहुंचेगी। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, डू वेल इन द एग्जाम्स। दोस्तों सबसे पहला है कि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड हुआ, रिसीवर अगर रजिस्टर्ड हुआ और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट कर रहा है तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आरसीएम आ जाएगा। याद रखना सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड निकला तो फिर आरसीएम नहीं होगा, तो फिर एफसीएम हो जाएगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग मेटल स्क्रैप के रिलेशन में। अगेन सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है और वो अगर सप्लाई कर रहा है मेटल स्क्रैप तो अगेन आरसीएम ट्रिगर हो जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करें सप्लाई चैप्टर में इंश्योरेंस कंपनी के एंड से, जहां पे अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को इंश्योरेंस क्लेम देते वक्त अगर सैल्वेज का पैसा काट के दिया है, राइट, क्लेम का पैसा में से सैल्वेज का वैल्यू काट के दिया है, तो याद रखना जो सैल्वेज होगा वो प्रॉपर्टी होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योर्ड का, और इंश्योर्ड जाके क्या है उस सैल्वेज को बेच के आएगा, ठीक है। बट दोस्तों बात अगर करते हैं हम लोग दूसरे केस की जहां पे सैल्वेज का पैसा डिडक्ट नहीं किया जाता, तो ऐसे केस में वो सैल्वेज प्रॉपर्टी हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आगे जाके उसे बेचेगा, और जब वो सैल्वेज को बेचेगा तब जीएसटी लायबिलिटी ट्रिगर होगा, तब उसे सप्लाई बोला जाएगा। तो ये चीज प्लीज याद रखना। आगे बात करते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में, जहां पे एक बिल्डर अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ साथ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी चार्ज करता है कि भाई आपको पहले माले पे चाहिए, 10वें माले पे चाहिए, ओके, और 10वें माले पे चाहिए, सी व्यू चाहिए, ये व्यू चाहिए, वो व्यू चाहिए, तो भैया डेफिनेटली आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन सर्विस और पीएसएलसी अगर साथ में दिया जाता है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ नेचुरली बंडल्ड एंड डेफिनेटली वो हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई का केस, और ये पूरे वैल्यू पे दोस्तों लग जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई का अमाउंट एंड दैट प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस का रेट। इज दैट वेरी क्लियर? दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईसॉप्स की। तो याद रखना आज यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, एक है होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया के अंदर है, और एक उसका एम्प्लॉय ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अभी एम्प्लॉय ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ने बढ़िया काम किया है, तो सब्सिडरी कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला शाबाश बेटा अब तुझे इनाम मिलेगा। इनाम में मिलेगा होल्डिंग कंपनी जो आउटसाइड इंडिया है उसके ईसॉप्स। तो आज होल्डिंग कंपनी बोल रहा है भाई मेरे बिना ही तूने बोल दिया है, अब तू इसका खर्चा उठाएगा। तो आज जो सब्सिडरी कंपनी है वो जो भी क्या है एक्विजिशन कॉस्ट होगा वो शेयर्स का, वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे ये सब्सिडरी कंपनी दे देगा किसको? होल्डिंग कंपनी को। तो याद रखना इस केस में जहां पे पैसा दिया जा रहा है और शेयर्स एम्प्लॉय के नाम किए जा रहे हैं, तो उसमें इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज जो सिक्योरिटीज है नीदर गुड्स नॉर सर्विस है, ओके। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि जो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस, तो कैसे लगेगा उस पर जीएसटी, ठीक है। बट दोस्तों ये सब कंप्लायंस करने में, ओके, जो एक एक्स्ट्रा एडमिन कॉस्ट क्या है चला जाता है, जो क्या है होल्डिंग कंपनी चार्ज करता है सब्सिडरी कंपनी को, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के तहत सब्सिडरी कंपनी को एज पर आरसीएम टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका उसे डेफिनेटली क्या है आईटीसी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस याद रखना जो शेयर्स का अमाउंट उस पर कुछ नहीं होगा, बट डेफिनेटली जो एडमिन कॉस्ट है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, ओके, वो एक सर्विस कंपोनेंट है और उस पर डेफिनेटली क्या है सब्सिडरी कंपनी को आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय पे कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे वो इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई की, जहां पे डेटा होस्टिंग सर्विस की बात करें तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है इन इंडिया, और वो सर्विस दे रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर को जो यूएसए में है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सर्विस दी जा रही है वो कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, एंड सिंस यहाँ पे वन ऑफ देम इज इन इंडिया एंड द अदर इज आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 13 ट्रिगर हो जाएगा और इसीलिए ये जनरल सर्विस के अंदर आ जाएगा, दैट इज 13 सबसेक्शन 2
और उसके तहत प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, इसीलिए यहाँ पे ये क्लासिक केस बन जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सभी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है और वो कस्टोडियन सर्विस दे रही है, जैसे कि सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मेंटेन एंड अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज, मेंटेन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स टू एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, राइट, जो बेसिकली इंडिया के बाहर है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिकली मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सभी सर्विसेज आप एक नॉन अकाउंट होल्डर को देते हैं, आप अकाउंट होल्डर को ये सर्विसेज नहीं देते। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स 13(8) के अंदर जो एक मैटर कवर होता है वहां पे हम कवर नहीं होंगे, और इसीलिए ये मैटर दोस्तों 13(8) के अंदर नहीं 13(2) के अंदर कवर हो जाएगा, जनरल सर्विस के अंदर कवर हो जाएगा, और उसके तहत प्लेस ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली आ जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एंड देयर बाय दोस्तों इसको भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट सर्विस के रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई। तीन मेजर इश्यूज। सबसे पहला, क्या यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो एज एन इंटरमीडिएट एज एन एजेंट प्ले रोल कर रही है या फिर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सर्विस दे रही है? तो सिंपल सी बात है, फॉरेन क्लाइंट ने अप्रोच किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कि भैया मुझे एडवर्टाइजिंग सर्विस चाहिए आपका, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बकायदा अप्रोच किया है मीडिया ओनर को, ठीक है। तो बकायदा मीडिया ओनर को बोला है कि भैया तू मुझे इनवॉइस भेज देना, और ऑब्वियसली क्या है कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड जोड़ के मैं क्या है ओके फॉरेन क्लाइंट को इनवॉइस जोड़ दूंगा। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सर्विस है, जहाँ पे मीडिया ओनर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सर्विस दे रहा है, ओके, जिन्होंने वो मीडिया स्पेस परचेज किया है, एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्लियरली फॉरेन क्लाइंट को ओके इनवॉइसिंग कर रहा है ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। तो यहाँ पे ओके क्वेश्चन ये आएगा कि मीडिया ओनर जो है ओके वो सर्विस दे रहा है 12(2) के तहत, राइट, बिकॉज क्लियरली ये जनरल सर्विस में कवर होता है, राइट। ऐसा होर्डिंग के रिलेशन में कुछ बात नहीं हुई, अगर वो होती तो 12(3) हम लोग कंसिडर करते, बट ऐसी कुछ बात नहीं है, राइट। एंड सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सर्विस दे रही है फॉरेन क्लाइंट को वो क्लियरली 13(2) में कवर हो जाएगी, बिकॉज वो भी जनरल सर्विस है। बट सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट आइदर ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, जो है रिसिपेंट, क्लियरली हम लोग 12(2) में नहीं 13(2) में बात करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इशू 2 के बारे में, जहाँ पे सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो बाकायदा इनवॉइस कर रही है फॉरेन क्लाइंट को, फॉरेन क्लाइंट बाकायदा पेमेंट कर रहा है एडवर्टाइजिंग कंपनी को, ठीक है। इज जस्ट दैट कि फॉरेन क्लाइंट ने बोल दिया है कि भैया जो भी कोऑर्डिनेशन का काम है वो मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, उसके साथ आप क्या है देख लेना। तो भैया ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम लोग बातचीत कर लेंगे, सब जो भी क्या है डायरेक्शन वो दे रहा है या जो भी क्या है हमको गाइडेंस दे रहा है उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को कर देंगे इम्प्लीमेंट, राइट। बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि रिसिपेंट यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है और फॉरेन कंपनी नहीं। भाई रिसिपेंट के डेफिनेशन में ही लिखा है कि जो बंदा पे करता है सप्लायर को वो होता है रिसिपेंट, और यहाँ पे पे करता है कौन, ओके फॉरेन क्लाइंट, तो बाकायदा फॉरेन क्लाइंट ही हो जाता है मेरा रिसिपेंट, और इसीलिए यहाँ पे 13(2) ही एप्लीकेबल होगा, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दैट इज फॉरेन क्लाइंट का फॉरेन लोकेशन आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। And third issue, my dear friends, is with respect to advertising agency being an agent or an intermediary. Yes दोस्तों, यहाँ पे इसका एक ही काम है कि मीडिया ओनर और फॉरेन क्लाइंट को मिलाना और फॉरेन क्लाइंट से उसका कमीशन लेना, एंड सिंस उसका ओके सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड रिसिपेंट यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट, क्योंकि उसी से उसे कमीशन मिल रहा है, क्लियरली ये 13(8) का केस बनेगा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, डन। तो ये चीज क्या है प्लीज क्लियर रखना कि कब वो इंटरमीडियरी है और कब वो इंटरमीडियरी नहीं है। जब वो इंटरमीडियरी है 13(8), जब वो इंटरमीडियरी नहीं है 13(2), ठीक है। लेट्स गो ओके टू द नेक्स्ट केस माय डियर फ्रेंड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे याद रखना, ओके लास्ट केस है प्लेस ऑफ सप्लाई का 10(1) CA के केस में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओके ओवर द काउंटर सेल की ही बात हो रही है, जहाँ पे आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है पर वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर बेचा है। यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ एक था कि भैया रिसिपेंट का डिलीवरी एड्रेस था, बिलिंग एड्रेस था, तो भैया यहाँ पे इसको डिलीवरी एड्रेस ही लेना एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट केस।
ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। दोस्तों यहां पे बात हो रही है हाइब्रिड मॉडल की, जहां पे जो कंसेशनर है, बेसिकली जो बिल्डर है, ओके, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी क्या है, जिम्मेवारी ले रहा है, ओके, और वो ये ऑब्वियसली दे रहा है एनएचएआई को। तो याद रखना ये कि इसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला क्या एंगल काम लग जाएगा। तो ये क्लियरली डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा सिनेरियो है। इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल, अगर है तो फिर इसकी इसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के पहले इनवॉइस रेज किया तो इनवॉइस या ओके पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एंड अगर इनवॉइस ड्यू डेट के बाद रेज हुआ तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग कि व्हेन पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो इस केस में क्लियरली इनवॉइस रेज करना है आपको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट के पहले। अगर ऐसा हुआ तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इसके बाद हुआ है, ओके, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट के बाद हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, एक और अमेंडमेंट आया है एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्पेक्ट्रम यूसेज। तो आज दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सप्लाई किया है, ओके, स्पेक्ट्रम यूसेज ऑक्शन कर दिया और जियो लिमिटेड ने ले लिया है। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स जो कंसिडरेशन दिया उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने सिंपल बोला है जब ड्यू हुआ है या जब एक्चुअल पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर। ओके, जब पेमेंट ड्यू हुआ है या फिर जब उसका एक्चुअली पेमेंट हुआ है विच एवर इज अर्लियर जो होगा वही है इसका टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आईटीसी के रिलेशन में। सिंपल सा अमेंडमेंट है, सप्लायर अगर जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो रिसिपेंट के 2B में आएगा, तो वो रिसिपेंट को मिल जाएगा एज आईटीसी। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग अनरजिस्टर्ड सप्लायर जब रजिस्टर्ड रिसिपेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस करता है और आरसीएम के तहत यहाँ पे टैक्स पे करना होता है, तो रिसिपेंट को एक इनवॉइस रेज करना होता है जो है सेल्फ इनवॉइस। तो उसका राइट टाइम क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई सेल्फ इनवॉइस तुझे टाइम ऑफ सप्लाई के पहले रेज कर देना है। अगर पहले रेज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाद में रेज किया है ओके तो क्लियरली वो 122 सबसेक्शन 3 के तहत तुझे पेनल्टी लग जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई दोस्तों आरसीएम है, सप्लाई ऑफ सर्विस अगर हुआ तो क्लियरली यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स 13(3) के तहत ओके उसका टाइम ऑफ सप्लाई मापा जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल यहाँ पे ये था कि भैया आरसीएम के तहत जब कोई बंदा इनपुट टैक्स पे करता है तो उसका भी क्या है क्रेडिट कब लिया जा सकता है, लेटेस्ट टू लेटेस्ट। तो गवर्नमेंट ने इसका भी टाइम लिमिट वही रखा है 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इनवॉइस इज इशूड बाय द रिसिपेंट और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, मेक श्योर पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ सेट सप्लाई इज डन बाय द रिसिपेंट, तो ही क्या है वो आईटीसी ले सकता है, क्योंकि वो आईटीसी भी ले रहा है किसका, इनपुट टैक्स जो उसने गवर्नमेंट को पे किया है उसका। डेमो कार के रिलेशन में दोस्तों ये अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो ऑथोराइज कार डीलर दोस्तों अगर टाटा मोटर से क्या है डेमो कार खरीदता है, राइट, और वो डेमो कार का यूज कैसे करता है, डेफिनेटली ओके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से उसमें उसको बिठाएगा, उसके सब फीचर समझाएगा, एक टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएगा, उससे बेसिकली वो कस्टमर को एक फील दे रहा है, ओके, जिससे कस्टमर कॉन्फिडेंट फील करेगा, कन्विक्शन उसमें आएगा एंड डेफिनेटली क्या है फिर वो बाई करने का डिसीजन लेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स डेमो कार जो आपने खरीदा है वो ओके वो फर्दर सप्लाई में डेफिनेटली काम कर रहा है, नॉट ऑफ दैट डेमो कार बट ऑफ कार सिमिलर टू डेमो कार, ओके, एंड विच इज वाई दोस्तों ये 17(5) के एक्सेप्शन में आ जाएगा और डेफिनेटली यहाँ पे डेमो कार जब वो परचेज कर रहा है उसका आईटीसी उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डक्ट एंड होल की। याद रखना वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा एंड डेफिनेटली दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑन अकाउंट पे गुड्स और सर्विस खरीदते हैं फॉर प्लांट एंड मशीनरी तो डेफिनेटली क्या है वो एक्सेप्शन में आ जाता है और इमोल प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन में आ जाता है और डेफिनेटली इसका आईटीसी हमको मिल जाता है। ठीक है, तो आईटीसी डक्ट एंड होल्ड का मिलेगा बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ओएफसी नेटवर्क एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दोस्तों आईटीसी में गराज एंड रिपेयर्स का ये अमेंडमेंट पक्का 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 आने के बहुत चांसेस है। इसका आरटीपी में भी एक क्वेश्चन आ गया है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। 3 सिनेरियोज है, फटाफट से लेके जाता हूँ। सबसे पहला दोस्तों गराज की अगर बात करें, ठीक है, तो आज कस्टमर है उसने गाड़ी ठोक दिया, अब वो गराज के पास गया और गराज ने बोला भैया आपका तो भैया 15,000 का मिनिमम क्या है यहाँ पे फटका लगेगा। तो कस्टमर ने बोला ठीक है काम कर तू 1000 का बिल भेज दे मेरी इंश्योरेंस कंपनी को, 5,000 का मुझे भेज दे बिकॉज मेरा इंश्योरेंस क्लेम 10,000 का है।
तो अब याद रखना, ओके 10,000 का इनवॉइस भेजा है इंश्योरेंस कंपनी ने, बट दोस्तों ओके यहाँ पे अप्रूव्ड कॉस्ट भी क्या है, लेट्स से 10,000 ही है, ओके तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी ओके 10,000 रुपया दे देगा गराज को। एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जीएसटी वो चार्ज कर रहा है गराज कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को 1800 का, उसका उसको मिल जाएगा क्या, आईटीसी, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे क्या इंश्योरेंस कंपनी है, एंड इंश्योरेंस कंपनी जब भी खर्चा करता है इन रिलेशन टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो उसको आईटीसी मिल जाता है, ओके पर वो आईटीसी मिलेगा उसको अप्रूव्ड कॉस्ट का। तो यहाँ पे ओके इट वाज क्वाइट अ कोइंसिडेंस कि जो बिल भेजा था और जो अप्रूव्ड कॉस्ट था वो सेम था, इसीलिए दोस्तों 10,000 रुपए का क्या है आपको उस पर जो भी जीएसटी होगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स एंगल चेंज हो जाता है तब जब सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि भैया उसने इनवॉइस भेजा है 15,000 का बट आपका अप्रूव्ड कॉस्ट है सिर्फ 10,000 का, तो याद रखना आपके एंड से आउटफ्लो कितना है इंश्योरेंस कंपनी 10,000, और उसने जितना भी बिलिंग किया अरे वो तो 10 लाख का बिल कर देगा, आपने एट द एंड ऑफ द डे 10,000 दिया है खत्म, तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसका आपको मिल जाएगा आईटीसी, बिकॉज आपके जेब से उतना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट गया है, ठीक है डन। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, लेट्स से गराज ने ओके इनवॉइस आपके नाम पे इशू ही नहीं किया है, ओके वो सीधा इशू किया इंश्योरेंस ओके पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस होल्डर के नाम पे, पॉलिसी होल्डर के नाम पे, ओके जो इंश्योर्ड है उसके नाम पे, तो भैया उस केस में सिंपल सी बात है ओके इंश्योरेंस कंपनी को कोई आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ओके क्योंकि उसके नाम पे इनवॉइस है ही नहीं, तो वो उसके क्या है ओके क्लियरली 16(2) में भी नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो 1 में लिख देगा किसका नाम, रिसिपेंट का नाम, रिसिपेंट कौन है बेटा, वो कस्टमर, वो पॉलिसी होल्डर, तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ना 2A सेटिस्फाई होगा ना AA, राइट, एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे रिसिपेंट को नहीं मिलेगा क्या आईटीसी, बिकॉज उस इनवॉइस उसके नाम का ही नहीं है और ना ही सप्लायर जीएसटी में ओके इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालेगा, ठीक है दोस्तों। अभी बात कर रहे हैं हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट की, जहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि जब 15(3)(b) के तहत डिस्काउंट दिया जाता है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जाता है फ्रॉम द सप्लायर टू द रिसिपेंट, जब सप्लाई हो चुका है उसके बाद आपको दिया जाता है डिस्काउंट, तो फिर उस केस में अगर वो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो अगर अप टू 5 लाख है तो कुछ नहीं, सप्लायर को बस रिसिपेंट से एक अंडरटेकिंग लेके आना है कि भैया मैंने मेरा आईटीसी रिवर्स प्रोपोर्शनेटली कर दिया है, और अगर 5 लाख से एक्सीड कर जाता है ये अमाउंट तो फिर याद रखना सीए में सर्टिफिकेट चाहिए कि भैया रिसिपेंट ने क्लियरली आईटीसी रिवर्स किया है, तो ये एक सबूत सीए का चाहिए। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल 28 में माय डियर फ्रेंड्स कॉर्पोरेट गारंटी की। सबसे पहला याद रखना कॉर्पोरेट गारंटी में 1% जो मल्टीप्लाई होगा वो पर एनम के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा और वो अमाउंट गारंटीड पे होगा, अमाउंट डिस्पर्स्ड पे कभी नहीं, ठीक है। दूसरा टेकिंग ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, कोई जीएसटी नहीं आएगा, हाँ बट फ्रेश गारंटी या रिन्यूअल होगा तो वो सर्विस है डेफिनेटली उस पर जीएसटी लग जाएगा। कॉर्पोरेट गारंटी बाय मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है, तो आज 5-6 एंटिटी क्या है एक बंदे के लिए गारंटी दे रहे, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल, इफ टोटल कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 1% ऑफ द गारंटी ऑफर्ड, तो भैया इन दिस केस वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सम ऑफ कंसिडरेशन पेड टू ऑल गारंटर्स, क्लियरली बिकॉज कंसिडरेशन जो है अगर टोटल ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या है सबके केस में इंडिविजुअली भी क्या है सिर्फ कंसिडरेशन पे ही फोकस करेंगे और वो ही ले लेंगे एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट माय डियर फ्रेंड्स इफ द कंसिडरेशन इज ओके लेसर देन 1% ऑफ द गारंटीड ऑफर्ड, राइट, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम इंडिविजुअली, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल बिकॉज यहाँ पे क्लियरली टोटल कंसिडरेशन इज लेस देन 1%, तो हम लोग 1% वाला लेंगे, तो जो भी बेसिकली हायर अमाउंट होगा वो ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इन केस वेयर देर आर इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटीज, तो डोमेस्टिक गारंटीज है तो उसमें एफसीएम लग जाएगा, ओके, सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपेंट इज ऑल्सो इन इंडिया, बट अगर क्या है लेट्स से फॉर एग्जांपल सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट इज इन इंडिया, तो क्लियरली आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों फिक्स टर्म गारंटी है, यानी 5 साल 10 साल के लिए क्या है आपने गारंटी दी है, तो कुछ भी नहीं, ओके 1% पर एनम है ना, तो हमको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, मल्टीप्लाई ऑब्वियसली अमाउंट गारंटीड के साथ, ठीक है। और एक्चुअल कंसिडरेशन पर वो एक्चुअल कंसिडरेशन भी होना चाहिए फिर 1 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए, तो प्रोपोर्शनेटली
उतना बढ़ा देंगे, ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी जो टोटल कंसिडरेशन है वो ले लेंगे, ठीक है, यस, एंड दैट विल बी विच एवर इज हायर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गारंटी फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर, ओके, तो आज 3 महीना 6 महीना 9 महीना के लिए है तो कुछ नहीं 1% पर एनम था ना, तो उसको काट डालेंगे, ओके, काट डालेंगे एज इन बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 3/12 ऐसे रेशो के साथ, ओब्वियसली मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट गारंटीड और एक्चुअल कंसिडरेशन, और वो एक्चुअल कंसिडरेशन भी फिर अगर ऊपर 6 महीना है तो 6 महीने के लिए ही क्या है लेना है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 1 ईयर गारंटी विथ रिन्यूअल्स एवरी ईयर, तो यहाँ पे दोस्तों ओके 5 साल के लिए बट एवरी ईयर रिन्यूअल हो रहा है, तो एवरी ईयर फिर क्या है लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा, ठीक है, डन। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, कंप्यूट फॉर ईच ईयर, तो 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, बट ये हर एवरी ईयर दोस्तों क्या है ये अराइज हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, डन। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी अगर बात करें रिलेटेड पर्सन जो कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस दे रहा है दूसरे रिलेटेड पर्सन को, जहाँ पे रिसीविंग एंड पे जो रिलेटेड पर्सन है उसको 100% उसका आईटीसी मिल रहा है, तो याद रखना वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द वन दैट इज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और हमेशा याद रखना जब भी दो रिलेटेड पर्सन या दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है जहाँ पे रिसीविंग एंड पे जो रिसिपेंट उसको 100% आईटीसी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता कि तूने इनवॉइस में कम ज्यादा लिखा है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज एक हाथ से देना है एक हाथ से लेना है, वैसा ही सीन होना है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जितने भी कॉर्पोरेट गारंटी के रिलेशन में बातें होती है वो सब हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर दी है, ठीक है, परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस में दोस्तों सबसे पहला एंगल ये है कि सेंटर बोर्ड हो या स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो, अगर वो अफिलिएशन सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल को तो वो एग्जेम्प्ट है, ओके, पर प्राइवेट स्कूल को तो वो टैक्सेबल है। दूसरा, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों वो अफिलिएशन सर्विस दे रही है किसी कॉलेज को, ओके, जैसे एनएम कॉलेज है तो वो एट द एंड ऑफ द डे डिग्री देता है मुंबई यूनिवर्सिटी का ही, तो ऐसे अफिलिएशन के लिए वो लोग फीस लेते हैं और वो फीस डेफिनेटली हो जाती है टैक्सेबल। नेक्स्ट दोस्तों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में एक और इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया एंड दैट इज फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्ड बाय डीसीजीए, ओके, वो कोई भी फीस लेते हैं स्टूडेंट्स को ये फ्लाइंग वगैरह सिखाने का, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पे इंडियन रेलवेज अगर इंडिविजुअल्स को सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स या फिर वेटिंग रूम्स या फिर क्लॉक रूम्स या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार्स, एग्जेम्प्ट। वन डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज टू अनदर डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज, एग्जेम्प्ट। एसपीवीज अगर क्या है अलाउ कर रही है इंडियन रेलवेज को टू यूज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन रेलवे सामने उसको मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, यानी बेसिकली बार्टर चल रहा है उनका, तो डेफिनेटली दोस्तों ड्यूरिंग सच कंसेशन पीरियड ये सर्विस हो जाएगा क्या एग्जेप्ट, ठीक है, बट बियॉन्ड द कंसेशन पीरियड ये हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एंट्री 12A, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट, स्टूडेंट रेसिडेंसीज, ओके, ये सर्विस अगर दिया जाता है, ओके, where the value of supply is up to, okay, just make the correction, up to 20,000 per month and continuous period is at least for 90 days, right, तो डेफिनेटली वो एग्जेम्प्ट है, ओके। वो बाय द वे कोई भी रिसिपेंट हो सकता है, आइडियली ये सब स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है, बट उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, ओके, बट कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ओके, याद रखना बस दो ही चीज कि वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी अप टू 20,000 एंड मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे शुड बी 90 डेज, यानी 90 डेज या फिर उससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए, तो ये एग्जेम्पशन आप पे लागू होगा। एंट्री 44 ये बोलता है कि गवर्नमेंट एंटिटी हो या रिसर्च एसोसिएशन हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 35(1)(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वो आरएनडी सर्विस दे रहा है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीटीए सर्विस, तो जीटीए सर्विस में याद रखना अगर जीटीए सर्विस के साथ साथ आप लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग अनपैकेजिंग या फिर टेम्पररी वेयरहाउसिंग का सर्विस देते हो और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस के साथ दे रहे हो, तो ये नेचुरली बंडल हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई, मेन सप्लाईज, जीटीए सर्विस। बट दोस्तों अगर ये इंडिपेंडेंटली दिया जा रहा है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली जो सर्विस का इंडिविजुअल रेट है वही अप्लीकेबल होगा, तो लोडिंग है तो लोडिंग, टेम्पररी वेयर हाउसिंग है तो उसका अलग रेट होगा, तो वो लग जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों याद रखना कि अगर कोई रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया ओके से सर्विस इंपोर्ट कर रहा है ओके और वो कौन इंपोर्ट कर रहा है, खुद एयरलाइन कंपनी ओके विच इज अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। तो एक फॉरेन कंपनी है ओके जिसका धंधा क्या है, एयरलाइन चलाती है, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस फॉर एग्जांपल, और वो रजिस्टर्ड है इन इंडिया एज अ फॉरेन कंपनी और वो अपने ही रिलेटेड पर्सन से अपनी होल्डिंग सब्सिडरी से सर्विस ले रहा है जो है आउटसाइड इंडिया। तो फिर इस केस में याद रखना यहाँ पे ओके ये जो सर्विस है जो विदाउट कंसिडरेशन ली जा रही है, जो सप्लाई तो है ही 7(1) के तहत, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एग्जेम्पशन लग जाएगा, आरसीएम के तहत टैक्स कोई नहीं पे करना है। पर 3 कंडीशन की क्या है आवश्यकता है कि सेटिस्फाई हो। ये एयरलाइन जो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर का सर्विस दे रही है वो इंडिया के जो जीएसटी रेट्स है वो भी पे कर रही है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफाइज ओके that the establishment of foreign company okay is that of an airline which has been designated by the foreign government। and last is जैसा व्यवहार हम आपके साथ कर रहे हैं इंडिया में वैसा ही आप हमारे साथ व्यवहार करेंगे आपके कंट्री में। यानी आपके कंट्री में कोई ओके इंडियन कंपनी ओके एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर होती है आपके देश में और वो सर्विस लेती है हमारी कंपनी से जो है कहाँ पे, एक रिलेटेड पर्सन इन इंडिया, तो भैया वहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कोई आरसीएम वारसीएम नहीं लगेगा, क्लियरली ये हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है डन। तो अगर आप फेवर करेंगे तो हम भी आप पे फेवर करेंगे, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, डन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में सिंपल सी बात है, सप्लायर शुड बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और वो रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है। इस केस में याद रखना जनरली अगर आप कोई भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम आप और आप ये एक्सक्लूसिवली यही काम कर रहे हैं। तो लॉजिक क्या दिया था, वेरी सिंपल, कि नहीं आप टैक्स कलेक्ट करते हो नहीं पे करते हो तो आप रजिस्टर क्यों करते हो। बट ये केस मेटल स्क्रैप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मेटल स्क्रैप जब भी अपना थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, भले ही वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप कर रहा है, तेल लगाने गया, याद रखना सेक्शन 23 उसे बचाने नहीं आएगा, 22(1) के तहत उसे रजिस्टर होना ही पड़ेगा जैसे ही वो एक्सीड करता अपना थ्रेशोल्ड लिमिट। सो कीप दैट इन माइंड दोस्तों। सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में जहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपका आरसी कैंसिल कर सकता है, एक नया डेवलपमेंट आया, एक नया केस जी सब क्लॉज जी के GA के तहत जुड़ गया है, जहां पे क्लियरली बोला है कि भाई जैसे ही रिवोकेशन ऑर्डर फाइल होता, जैसे ही रिवोकेशन ऑर्डर पास होता है उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए ऑफ द रेलेवेंट पीरियड, प्रोस्पेक्टिव है तो प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव है तो रेट्रोस्पेक्टिव, अगर 30 दिन के अंदर वो रिटर्न फाइल नहीं किए तो जो कैंसिलेशन ऑर्डर आपका रिवोक हुआ था वो वापस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स और 30 दिन के अंदर फाइल करवा दीजिएगा। दोस्तों टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि आज 2 जन, एक ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला जो सप्लायर है वो, एंड इन केस वेयर एनी टैक्सेबल सप्लाईज सप्लाइड बाय और थ्रू ईसीओ और बाय एन ऑर्डर वाला ओके। तो आज ईसीओ के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो, ऑर्डर सप्लायर हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले हो, प्लीज इंश्योर करना कि रिसीपेंट का ओके दे शुड contain the name of the state of the recipient and the same shall be deemed as the address which is on the records of supplier with respect to recipient, ठीक है। तो इनवॉइस में एक डिटेल होना ही चाहिए और वो है रिसीपेंट का स्टेट का नाम, दैट्स इट। अगर वो है तो ऐसे ही माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि सप्लायर के पास रिसीपेंट का एड्रेस रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स की, जहां पे रूल 88B आया है और वो बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे वो लेकर आता है कि बॉस अगर मैंने मेरा 3B जो है ओके लेट्स से अप्रैल का मुझे 3B फाइल करना है 20 मई को, लेट्स से वो मैंने 20 मई को नहीं 5 जून को फाइल किया, ठीक है। बट जो पैसा है, जो लायबिलिटी है, जो डिपॉजिट करनी थी, जो 20 मई के पहले पे करनी थी, लेट्स से 1 लाख रुपया, वो ऑलरेडी मैंने ई कैश लेजर में जमा कर दी है, मैंने सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं किया ओके, वो लेट से फाइल किया। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट उस 1 लाख रुपए पे नहीं लगेगा, बिकॉज पैसा तो आपने टाइम से 20 तारीख के पहले ही जमा कर दिया था। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। और ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में या फिर क्या है कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो उस पर इंटरेस्ट मत लगाना। नेक्स्ट दोस्तों है टीडीएस में एक छोटा सा अमेंडमेंट कि वही
मेटल स्क्रैप वाला, यस माय डियर फ्रेंड्स, बट याद रखना यहाँ पे सप्लायर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिसीपेंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑब्वियसली 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो डेफिनेटली यहाँ पे कट जाएगा टीडीएस। ठीक है, तो याद रखना सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लग जाएगा, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसीपेंट भी रजिस्टर्ड है एंड ऑब्वियसली 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज्यादा का अमाउंट है तो टीडीएस कट जाएगा। ये चीज प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा दोस्तों एक छोटा सा अमेंडमेंट आता है टीसीएस का, जो रेट पहले 1% था दोस्तों अब वो 0.5% हो गया है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में 0.25% लगेगा और आईजीएसटी के केस में 0.5%। अपील्स एंड रिविजन्स में दोस्तों कुछ चंद मेजर अमेंडमेंट्स आए। सबसे पहला मेजर अमेंडमेंट है दोस्तों कि एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी जो था ओके उसका मैटर पहले सीसीआई को दिया था, सीसीआई को अभी क्या है वहां से ट्रांसफर करके ये मैटर सीधा अपेलेट ट्रिब्यूनल को चलाएगा और वो भी अपेलेट ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच को। सो प्लीज रिमेंबर दैट वेरी वेल। दूसरा दोस्तों अपील्स एंड रिवीजन में मेजर अमेंडमेंट जो आया है वो है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 120, एक नया ही सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, पहले था पर जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स थी वो प्रिस्क्राइब लिमिट्स अभी आई है दोस्तों, और वहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि डिपार्टमेंट आगे जाके अपील नहीं करेगा अगर स्टेक्स कैसे, मॉनेटरी लिमिट्स कैसे है। अगर अपने ट्रिब्यूनल की बात आई तो 20 लाख, हाई कोर्ट 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़। अच्छा, ये चीज याद रखना कि ये जो 20 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो किस चीज का वैल्यू है, तो उसका क्लैरिटी दिया है कि अगर आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो कंप्राइज करता है टैक्स विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, यानी कि उसके अंदर टैक्स भी है, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी है, तो तेल लगाने गया इंटरेस्ट और पेनल्टी हम लोग सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखेंगे। और टैक्स में दोस्तों क्लियरली ओके अगर सीजीएसटी एसजीएसटी तो दोनों अमाउंट क्या है हम लोग क्लियरली इंक्लूड करेंगे। तो सीजीएसटी है 5 लाख, एसजीएसटी है 5 लाख, तो टोटल आ गया 10 लाख। 10 लाख को कंपेयर करो 20 लाख से, तो सिंस इट इज लेस तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। पर लेट्स से फॉर एग्जांपल सीजीएसटी है 15 लाख, एसजीएसटी है 15 लाख, तो ये हो जाता है 30 लाख विच इज मोर देन 20 लाख, तो क्लियरली यहाँ पे मैं अपील कर सकता हूँ एज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट वेरी वेल। टैक्स विदाउट इंटरेस्ट और पेनल्टी दिमाग ही नहीं लगाना, टैक्स ही है सिर्फ तो टैक्स ही आएगा। इंटरेस्ट अगर है तो सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी है तो सिर्फ पेनल्टी, लेट फी है तो सिर्फ लेट फी। बट अगर डिमांड ऑर्डर में है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी तो याद रखना दोस्तों आपको सब ले लेना है और सब टैक्सेस का ले लेना है। तो इंटरेस्ट का C+S, ओके, पेनल्टी का C+S, लेट फी का C+S, सब टैक्सेस का ले लेना है। ओके, सब हेड्स का अगर आप बोलना चाहे तो, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों तीनों का तीनों ले लेना, कुछ क्या है बाहर नहीं छोड़ना है। ठीक है, डन। एंड एरएनएस रिफंड के केस में एरएनएस रिफंड। ठीक है, डन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपील्स का ये अमेंडमेंट खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स, वो है कि जब बात आती है इनवॉइस वाइज या कंसोलिडेटेड डिटेल्स की, तो 2.5 लाख की जो लिमिट थी उसको सीधा हम लोगों ने डाल दिया है 1 लाख पे। और याद रखना इसको अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस के साथ, क्योंकि वहां पे भी 2.5 लाख का लिमिट है। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, वहां पे अभी भी वही है। ठीक है, कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 2.5 लाख टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, वहां पे आपको इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना है रादर देन कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, ये पूरा लिमिट रिटर्न्स में ही चेंज हुआ है, जहां पे अगर इनवॉइस का वैल्यू ओके विथ रिस्पेक्ट टू, याद रखना इंटरस्टेट सप्लाई, ओके विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स इज अप टू 1 लाख, ओके इज अप टू 1 लाख, तो याद रखना उस केस में वो हो जाएगा कंसोलिडेटेड स्टेट वाइज। ओके, कंसोलिडेटेड स्टेट वाइज डिटेल्स जाएगी। बट दोस्तों अगर क्या है ये एक्सीड करता है 1 लाख से तो क्लियरली यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएगी। ठीक है, डन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम का, जहां पे जीएसटीआर 4 के केस में ओके सिंपल सी बात है 30 अप्रैल जो ड्यू डेट था अब जीएसटीआर 4 का 30 जून हो जाएगा। ठीक है, डन। मिसलेनियस प्रोविजन में दोस्तों वही है कि अपीलेट अथॉरिटी अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच के केसेस में जाएगा। मिसलेनियस प्रोविजन में दोस्तों वही है कि जो अपीलेट अथॉरिटी के मैटर्स है वो अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच को जाएगा, दैट्स इट। ओके दोस्तों, लास्ट अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिफंड अंडर जीएसटी, जहां पे सिर्फ इतना बोला है कि एक नया केस ही ऐड हो गया है कि रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के बाद क्या है दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपए का भी मैं 200 कर रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स मेरा जो रिफंड ऑफ IGST है वो भी क्या है, बढ़ जाएगा। एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स वो केस आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको रिफंड मिलेगा। GSTRFD 04 फॉर्म में ही आपको क्या है, ये रिफंड मिल जाएगा और 2 साल फ्रॉम द रेलेवेंट डेट आपको ये रिफंड मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डन। यहाँ पे दोस्तों खत्म करते हैं हम लोग फटाफट से। दोस्तों यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं ऑल द अमेंडमेंट्स। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो एंड आई होप दिस इज मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, अगर जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो नीचे लिख दो यार, कमेंट कर दो जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।